That polity is such an important subject, not only from the point of view of the fact कि तैयारी तो करनी है उस सब्जेक्ट की आपको, बट उसकी जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं ना, द रिटर्न्स मिलती हैं, वो बाकी सब सब्जेक्ट से ज्यादा है। जब भी कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक आता है, यू आर नॉट सपोज टू जस्ट कवर द करंट अफेयर पार्ट ऑफ इट, बट यू हैव टू गो फॉर इन डेप्थ प्रिपरेशन, उसका बैकग्राउंड पूरा, उसकी बैकवर्ड लिंकेज पूरी देखनी है। अगर 12 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, if you are able to score more than 100%, you'll be able to score more than 90% if you do this. So any current development that takes place, you have to explore its backward linkages. उसको पूरा in depth तैयार करके जाओ, उसमें से सवाल आए। Hello friends, I'm M. Puri and I am the instructor and guide for Polity, Governance and Social Justice on the EdSathi platform. Okay. Now today I present myself in front of you to discuss a very important aspect of one of the most important subjects which is a part of your prelims syllabus. Okay, and the topic for today's this very brief discussion would be polity, which is the highest scoring static subject for prelims. Right. So this is a very strong claim and a very tall claim that I'm making over here, and I've been teaching this subject for the last 26 years, and I think I have the bragging rights to claim that when this particular fact is correct. Okay. अब बच्चे पॉलिटी कैसे है कि भाई इट इज द मोस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट द इजीएस्ट टू प्रिपेयर एंड परहैप्स द मोस्ट स्कोरिंग स्टैटिक सब्जेक्ट फॉर प्रीलिम्स फॉर द सिंपल रीजन, राइट? द सिलेबस ऑफ पॉलिटी is very well defined. If you cover the relevant parts which I'm going to discuss with you today, then normally what happens is that if you see the number of questions which are asked from polity on a yearly basis, जो हर साल prelims के अंदर जो questions आते हैं polity से, वो तकरीबन 12 से 15 होते हैं, ठीक है? 12 to 15 questions होते हैं. In some years they've asked up to even 20 questions from polity in the prelims paper. ठीक है? 12 से 15 तो आते ही आते हैं. And normally एक बात कही जाती है कि if you want to clear the prelims, तो आपका जो स्कोर होना चाहिए ओवरऑल, दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू 50 करेक्ट आंसर्स. दैट मींस अराउंड 100 इज ऑलवेज अ वेरी safe score. Now, when I said that this is the highest scoring static subject for prelims, right? And when I say, and further I'm telling you that on an average 12 to 15 questions, they come from polity itself. तो बेटा ये जो 12 से 15 क्वेश्चन है ना, इफ यू डू दिस सिलेबस इज वेरी वेल डिफाइंड. इफ यू डू द सिलेबस अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस, अभी बात करेंगे उसके बारे में कि हाउ टू कवर द सिलेबस एंड हाउ इट इज सो वेल डिफाइंड, यू कैन स्कोर मोर देन 90% करेक्ट क्वेश्चंस एंड पॉसिबली अगर आपने अच्छे से किया है अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, तो देन पॉसिबली इवन 100%. और बेटा अगर आप लेट अस से किसी भी ईयर में प्रीलिम्स में 15 क्वेश्चंस आ गए, 15 क्वेश्चंस आ गए, तो फिर बेटा 15 into 2 इज व्हाट, 30 मार्क्स. तो आपको कवर कितना करना है? जस्ट 70 मार्क्स, राइट? Which means this thing that polity is such an important subject, not only from the point of view of the fact कि तैयारी तो करनी है उस सब्जेक्ट की आपको, बट उसकी जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं ना, द रिटर्न्स मिलती हैं, वो बाकी सब सब्जेक्ट से ज्यादा है. आपने इंडियन इकोनॉमी पूरा तैयार कर लिया, हिस्ट्री कर लिया, ज्योग्राफी कर लिया, फिर भी आपको नजर आएगा देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम, वेल यू हैव नेवर हर्ड ऑफ दैट क्वेश्चन, आपने कभी सुना नहीं उस फैक्ट के बारे में. इवन समटाइम्स हिस्ट्री के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. मुझे कई बार हिस्ट्री के ऑप्शनल स्टूडेंट्स आके कहते हैं सर कि सर ये वाला प्री का क्वेश्चन तो हमें भी नहीं आता था, राइट? पता नहीं यूपीएससी ने कहां से पूछ लिया. बट पॉलिटी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. द सिलेबस इज वेरी वेल डिफाइंड. अब व्हेन आई से इट इज वेरी वेल डिफाइंड, व्हाट डू यू नीड टू कवर, व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से इट्स वेरी वेल डिफाइंड? देखो बेटा, पहली चीज तो ये है, देयर इज नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पहली चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है आपकी. संविधान का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें से यूपीएससी ने, जब से प्रीलिम शुरू हुआ है, एंड प्रीलिम एग्जामिनेशन हैज स्टार्टेड सिंस 1979, ठीक है? जब से प्रीलिम्स का एग्जाम शुरू हुआ है, कोई ऐसा पार्ट नहीं है आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन का जिससे यूपीएससी ने क्वेश्चन ना पूछा हो. दैट मींस वन थिंग इज वेरी क्लियर, द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द वेल डिफाइंड एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटी इज that you have to cover the entire constitution. अब आप कहोगे हम कहां से करें कवर? भाई you pick up, if you're taking my classes, तो फिर तो कोई मैं किताब रिकमेंड नहीं करूंगा. नहीं तो if you want to cover the whole of the constitution and understand this thing, not skipping even a single part, तो you can refer to the standard book in the market. लक्ष्मीकांत मिलती है, वो कवर कर सकते हो, या डीडी बासु ले सकते हो, सुभाष कश्यप की बुक ले सकते हो. लक्ष्मीकांत में थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन है, डीडी बासु की और सुभाष कश्यप की लैंग्वेज थोड़ी सी लोग स्टूडेंट्स, मेरे को तो ठीक ही लगती है, पर स्टूडेंट को थोड़ी टफ लगती है वो, राइट? तो चाहे लक्ष्मीकांत से कवर कर लो. सो मेक श्योर, नंबर वन, every aspect of the constitution, every part of the constitution is covered from a particular good book, which is really up to you. आप लक्ष्मीकांत से पढ़ना चाहते हैं, लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिए, और अगर आप मेरी क्लासेस लगा रहे हो तो फिर वो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. Obviously, I am not here to canvas for my own classes, but just telling you that there is hardly a part of the constitution from which a question is never not been asked by the UPSC. हर पार्ट से आया है, तो पूरा संविधान आपको करना है, including all the constitutional bodies, etc. etc. ठीक है? अच्छा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ. इसके अलावा क्या करना होता है पॉलिटी के लिए? बेटा ये तो कॉन्स्टिट्यूशन तो कर लिया आपने,
लेकिन सवाल तो संविधान के बाहर से भी आ जाते हैं आपके, ठीक है। आउट दे आस्क क्वेश्चंस ऑन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, राइट। सो सेकंड थिंग यू हैव टू कवर इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर कौन कौन सी कवर करनी है, हम नॉर्मली सजेस्ट करते हैं कि इन बॉडीज के बारे में आपको थोड़ा डिटेल पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं। 1 सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, 2 सीबीआई, सीबीआई वर्क्स अंडर द डीएसपीई एक्ट 1946, ठीक है, आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, राइट। आगे चलिए, इसके बाद नंबर 3 पे ऑल ह्यूमन राइट्स बॉडीज। ह्यूमन राइट्स बॉडीज कौन सी हैं? एनएचआरसी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है। ये आपकी ह्यूमन राइट्स वाली बॉडीज होगी, ये सारी कवर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट इज योर इंफॉर्मेशन कमीशंस which are set up under the RTI Act, so you should know the basics about the RTI Act 2005 also, ठीक है। उसके आगे 5th point लोकपाल, लोकायुक्त, so you should know about the functioning of the लोकपाल। इस बार भी लोकपाल के ऊपर क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स के अंदर, राइट। एंड you should also know the basics about the Prevention of Corruption Act 1988, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और कौन सी बॉडीज? नंबर 6 कंज्यूमर फोरम्स। अब तो नया कंज्यूमर डिस्प्यूट्स एक्ट आ गया है ना, तो थोड़ा आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। कंज्यूमर फोरम्स 3 लेवल्स पे सेटअप है आपका कंज्यूमर फोरम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे। दिस शुड बी नोन टू यू। देन नेक्स्ट 7 नीति आयोग, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको, इसकी फंक्शनिंग composition and all the other relevant facts with respect to this. Next, you should know about the composition and functioning of the PMO. Next, central secretariat क्या होता है? 10th, what is the cabinet secretariat? ये क्या चीज है? उसके बाद cabinet committees, ठीक है। तो why do I say, as I said, that the syllabus is easier to cover and perhaps the returns are some of the best amongst all the other subjects of your prelims. Number 1, constitution पूरा well defined, सारा कवर करना है आपको। Take any book, take Lakshmikant, whatever book you want, ठीक है, or you can take my classes, right? Then you don't need to cover from Lakshmikant also, right? Secondly, you have to cover extra constitutional aspects also, extra constitutional bodies. So you should know about the functioning of the CBC, the CBI, the DSPE. You should know about the provisions of the DSPE Act under which the CBI functions. Human rights bodies, जो 4 मैंने बताई हैं आपको. Information Commission and basics about the RTI Act. Lokpal, its constitution, qualifications of members, its functioning, the removal of members, what kind of powers this body has, and basics about the Prevention of Corruption Act, because Lokpal is basically an ombudsman in India, India's version of ombudsman, and this is responsible for investigating cases of against public servants under the Prevention of Corruption Act 1988. ठीक है, आगे चलिए दोबारा कर लेते हैं। कंज्यूमर फोरम्स, ये सारे पता होने चाहिए आपको, इनकी फंक्शनिंग, जुरिस्डिक्शन एटसेट्रा। नीति आयोग, पीएमओ, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एंड कैबिनेट कमेटीज, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अंडरस्टैंड वन थिंग, देयर आर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बॉडीज। हाँ, एक गवर्नमेंट बॉडी में मिस कर गया यहाँ पे, उसके बारे में भी यू शुड नो नाउ यार, बिकॉज दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट बॉडी, द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। उसके ऊपर इस बार भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। नाउ यू विल आस्क मी, सर स्टैटिक पार्ट तो चलो ये हो गया, लेकिन पॉलिटी से तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। बेटा द यूनिक थिंग इज फ्रॉम करंट अफेयर्स आल्सो। करंट अफेयर्स में क्या है? इवन द करंट अफेयर्स, व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स with respect to polity, that is also very well defined. How is it well defined? What do you need to cover for current affairs and polity? Number 1, latest judgments, Supreme Court judgments. Number 2, latest bills जो पास हुए हैं या पेंडिंग है, जैसे अभी वो 130th अमेंडमेंट बिल आया है जिसको लेके बहुत शोर शराबा कर रही हैं ऑपोजिशन पार्टीज, राइट। एंड थर्डली, लेटेस्ट गवर्नमेंट डिसीजंस, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान से, व्हाई डू आई से इवन द करंट अफेयर्स इज वेल डिफाइंड, यही तो कवर करना है और तो कुछ नहीं, और तो कुछ कवर करना नहीं है, लेकिन हाउ डू यू हैव टू कवर इट? यू नो व्हाट हैपेंस नॉर्मली इज द यूपीएससी विल नॉट आस्क अ क्वेश्चन ऑन द करंट डेवलपमेंट इटसेल्फ बट ऑन द बैकग्राउंड ऑफ इट। मतलब क्या हुआ, अब थोड़ा बात समझो इसको। यू हैव टू एक्सप्लोर द बैकवर्ड लिंकेजेस। मैं आपको समझाता हूं विद द एग्जांपल्स, ठीक है। नाउ टेक द क्वेश्चन। In 2022,
देयर वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड सम चेंजेस इन द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। फ्लैग कोड क्या है? ये 2002 में इशू हुआ था, 2002 के अंदर, एंड इट इज बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विद रिस्पेक्ट टू द फ्लाइंग ऑफ द नेशनल फ्लैग, होइस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग, टू इंश्योर दैट द नेशनल फ्लैग इज hoisted and it is flown with dignity etc. वो उसके रूल्स हैं, ठीक है। In 2022 the government of India made some minor changes to the flag code। अब सारों ने वो करंट अफेयर्स कर लिया क्या क्या माइनर चेंजेस हुए। उन्होंने सवाल कहां से पूछ लिया? उन्होंने फ्लैग कोड जो 2002 का बना हुआ है उसके अंदर की जो की प्रोविजंस है उसके बारे में पूछ लिया। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैकवर्ड लिंकेज। अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर फ्लैग कोड में 2022 में चेंज हुआ है, यू डन द करंट अफेयर पार्ट ऑफ इट, राइट, बट दे डिडंट आस्क अबाउट व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस। व्हाट दे आस्क्ड अबाउट वाज some key provisions of the flag code which are already there, like they asked about what should be the length and breadth of whatever be the size of the flag you want to make. The length and breadth ratio is always 3:2, ठीक है। what they were asking questions from, fine, this is a current affairs topic, but उसकी backward linkage क्या है? which means what? जब भी कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक आता है, यू आर नॉट सपोज टू जस्ट कवर द करंट अफेयर पार्ट ऑफ इट, बट यू हैव टू गो फॉर इन डेप्थ प्रिपरेशन, उसका बैकग्राउंड पूरा, उसकी बैकवर्ड लिंकेज पूरी देखनी है। अगर फ्लैग कोड में चेंज हुआ है तो बेटा फिर ऑब्वियसली आपको पूरा फ्लैग कोड देखना पड़ेगा, उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, अभी एक और एग्जांपल दे देता हूं। आई थिंक इस साल या शायद लास्ट ईयर, इन दोनों में से किसी एक साल में, दे आस्क्ड अ क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर और आर नॉट मेंबर्स ऑफ नेटो, ठीक है। अब ये नेटो का क्वेश्चन क्यों पूछ लिया उन्होंने? बेटा ये जो रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये शुरू कहां से हुआ था? ये हमेशा ही करंट रहेगा, रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट। यूक्रेन वाज सीकिंग मेंबरशिप ऑफ नेटो, पॉसिबली यूरोपियन यूनियन, एटसेट्रा, राइट। तो जब द बेसिक इशू विद विच द प्रेसिडेंट पुतिन ऑफ रशिया वेंट टू वॉर विद योर यूक्रेन was that they are the NATO is trying to expand and trying to include Ukraine, and that will actually create some national security problems for Russia itself, ठीक है। तो अब यूक्रेन और रशिया का जो कन्फ्लिक्ट है वो नेटो की एक्सपेंशन के कारण हुआ। तो फिर अब आपको है कि योर करंट अफेयर्स एस्पेक्ट इज रशिया एंड यूक्रेन आर एट वॉर because there is some NATO expansion taking place and Ukraine wants to be a part of NATO and Russia is not happy about it. But now that it's a question of NATO, so you should know everything about NATO for that year. और बेटा अगले साल वालों के लिए मैं आपको बता दूं एक बात, नेक्स्ट ईयर इज 2026, 2026 है नेक्स्ट ईयर, ठीक है। You know why this is important? Because the next delimitation has to take place after the first census to be taken after the year 2026. Okay. So, for the next year, for example, you should know it becomes a current topic, you should know everything about delimitation. ये होती क्या है, कब शुरू हुई, ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या थी लोकसभा की, पहली लोकसभा की स्ट्रेंथ क्या थी, उसके बाद 1960s में कितनी बड़ी, 70s में कितनी बड़ी, उसके बाद फ्रीज लग गई। डिलिमिटेशन कमीशन होती के बनाई कैसे जाती है, उसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, who was the chairperson of the first delimitation commission, सारा बैकग्राउंड। and they will not ask about delimitation in general, of course it's a current topic, but they will ask you, they will test your knowledge with respect to the background of it. That is what is referred to as backward linkages. अब एक और चीज देखो, अब ये बड़ा करंट टॉपिक है कि भाई काफी सालों से, मतलब द लास्ट लोकसभा वाज द फर्स्ट लोकसभा वेयर द डेप्टी स्पीकर्स पोजीशन वाज नॉट फिल्ड अप, ठीक है। अभी तक भी फिलअप नहीं हुई, अभी प्रेजेंट लोकसभा के अंदर भी। तो दिस इज अ करंट एस्पेक्ट दैट डेप्टी स्पीकर्स पोजीशन हैज नॉट बीन फिल्ड अप फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 6 years नाउ, ठीक है। तो ये करंट हो गया, तो आपको क्वेश्चन कैसा आ सकता है, फॉर एग्जांपल, हु वाज द फर्स्ट डेप्टी स्पीकर ऑफ इंडिया? गेटिंग द आइडिया? व्हिच डेप्टी स्पीकर लेटर वेंट ऑन टू बिकम स्पीकर ऑफ इंडिया? All these kinds of questions are a part of those backward linkages. So beta, understand one thing. When I say na, current affairs is also defined, it is defined in this way. What do you have to do for current affairs? This, latest bills, latest judgments, latest government decisions, but with their backward linkages. ठीक है। एक और एग्जांपल दूं, जब हमारा पिछला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया प्रीलिम्स के अंदर। अब आप पूछोगे यार प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है तो संविधान तो पढ़ ही लिया है हमने, हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, इलेक्टोरल कॉलेज होता है और बाय मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफर, वो सारा कुछ पढ़ के आ गया। सवाल क्या आ गया? सवाल में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? क्वेश्चन क्या आया? द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए ऑफ केरला इज मोर देन दैट ऑफ वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश। अब आप कहोगे सर जो 28 स्टेट्स हैं, 3 यूटीज हैं, उन सबकी एमएलए की वैल्यू ऑफ वोट हमें देखनी है? नहीं बेटा। The point was when the year in which something as important as the president's election has taken place, तो बेटा उसमें एक, अब ये तो बात सही बनती है ना, अब वैल्यू ऑफ वोट एमएलए की हर स्टेट की डिफरेंट होती है और उसकी एक लिस्ट नेट पे भी मिल जाएगी आपको।
अब आपको अगर कोई जनरली ये बात पूछे कि एमएलए की जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है? पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए, उसके अकॉर्डिंग, एंड देन फर्दर डिवाइडेड बाय 1000। वो तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, राइट? तो फिर केरला की पॉपुलेशन तो आप कम मानोगे और मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन को आप ज्यादा मानोगे। तो उसमें लिखा था कि वन ऑफ द स्टेटमेंट वाज कि केरला की जो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए है, इट इज मोर देन दैट ऑफ मध्य प्रदेश एमएलए, which is correct. Now, this is something which is a startling information. We've got to understand one thing. Population not as per the latest 2011 census, population as per 1971 census. और बेटा मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन कम भी तो हो गई है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ निकल गया वहां से। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए ऑफ केरला इज मोर देन दैट ऑफ योर मध्य प्रदेश, एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश। दैट वाज करेक्ट, बट लोग उसको गलत करके आए। उन्होंने सोचा कि मध्य प्रदेश तो इतनी बड़ी स्टेट है तो उसकी वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए ज्यादा होगी। आप देखो कहां से सवाल पूछा उन्होंने, करेक्ट? सो एनी करंट डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस, यू हैव टू एक्सप्लोर इट्स बैकवर्ड लिंकेजेस, उसको पूरा इन डेप्थ तैयार करके जाओ, उसमें से सवाल आएगा। ठीक है, अच्छा। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं, जैसे अभी इस साल भी क्वेश्चन आया था, ईडी वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री, वो कौन से लॉज को ऑपरेट करती है? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, उसका फंक्शन क्या है? इसके लिए अगेन द सिलेबस इज वेल डिफाइंड फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। इंडिया ईयरबुक, बेसिकली आपको इंडिया ईयरबुक में पॉलिटी के लिए करने हैं 3 चैप्टर्स। नेशनल सिंबल्स, ये चैप्टर है। नंबर 2, चैप्टर का नाम ही पॉलिटी है इंडिया ईयरबुक में। और नंबर 3, लॉ एंड जस्टिस, एक और है, दैट इज फाइनेंस। ठीक है, ये वैसे तो इंडिया ईयरबुक आपको पूरी करनी चाहिए, बिकॉज एवरी ईयर अराउंड 5 to 7, समटाइम्स इवन 8, 9, 10 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम इंडिया ईयरबुक, राइट? क्योंकि उसके अंदर काफी कुछ और भी मेंशन्ड है। बट एज फार एज पॉलिटी इज कंसर्न, these 4 topics, these 4 chapters have to be covered from India yearbook। और वो जो क्वेश्चन आया था ना आपका, ईडी वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री, कौन सा लॉ, किस लॉज, कौन से लॉज को वो इंप्लीमेंट करती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। देयर वाज वन क्वेश्चन इन व्हिच ऑल दिस इंफॉर्मेशन वाज बीइंग आस्क्ड, एक ही सवाल के अंदर, वो यहीं से आया था। जिसने ये पॉलिटी और लॉ एंड जस्टिस का चैप्टर पढ़ा होगा 100%, या फाइनेंस का चैप्टर पढ़ा होगा 100%, ही वुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है, अब बेटा एक छोटी सी और चीज, ठीक है, मैंने कहा ना सिलेबस वेल डिफाइंड, एंड इफ यू डू द थिंग्स व्हिच आई एम टेलिंग यू टू, वन मोर थिंग यू नीड टू डू। 11 12 की ना एनसीईआरटी की चारों जितनी भी किताबें हैं सारी पढ़ जाओ, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। 11 12 की पॉल साइंस की बुक्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, बिकॉज समटाइम्स दे आस्क कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आल्सो। और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कहां से आते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द टर्म लिबर्टी। अब लिबर्टी का जो चैप्टर है, जो लिबर्टी का जो ट्रू मीनिंग है, फ्रीडम का जो ट्रू मीनिंग है, वो चैप्टर्स आपको कहां मिलते हैं? इन द बुक ऑन पॉलिटिकल थ्योरी, व्हिच आई बिलीव या 11th की या 12th की बुक है ये एनसीईआरटी की, उसके अंदर मिल जाता है आपको। और एनसीईआरटी की बुक्स में इतनी जल्दी खत्म होती है ना, एनसीईआरटी बुक्स को इफ यू स्पेंड इवन 4 hours a day on reading an एनसीईआरटी बुक, एक एनसीईआरटी बुक 3 दिन में खत्म हो जाती है, और आपको एनसीईआरटी बुक्स के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती, राइट? सिंपली अंडरलाइन द रेलिवेंट पार्ट्स, उसके अंदर जो फैक्चुअल है और जो आपको लगता है जो प्री में आ सकते हैं, दैट जजमेंट आई नो यू पीपल कैन मेक, यूर इंटेलिजेंट इनफ, राइट? सिर्फ अंडरलाइन करके रखने हैं आपने उनको, उन पार्ट्स को, और बार बार रिवाइज करना है, दैट इज ऑल यू नीड टू डू। ठीक है, तो बेटा वेयर डिड आई स्टार्ट फ्रॉम? वी स्टार्टेड फ्रॉम, जस्ट टू सम अप, पॉलिटी इज द हाईएस्ट स्कोरिंग स्टैटिक सब्जेक्ट फॉर प्रीलिम्स फॉर द सिंपल रीजन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट इज वेल डिफाइंड। कॉन्स्टिट्यूशन पूरा सारा करना है, किसी भी किताब से कर लो। उसके बाद एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स और बॉडीज हैं जो मैंने आपको बता दी है, आपको करके जानी है। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, ये तो हो गई बॉडीज आपकी, आगे चलिए। ठीक है, करंट अफेयर्स इज ऑल्सो वेल डिफाइंड, बिकॉज व्हाट डू यू हैव टू कवर? लेटेस्ट जजमेंट्स, लेटेस्ट बिल्स, लेटेस्ट गवर्नमेंट डिसीजंस, बट कीपिंग इन माइंड all the backward linkages and the questions which come normally from your government bodies like ED, Directorate of Revenue Intelligence, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, उसके लिए India Yearbook, just these 4 chapters. Although of course we recommend that the whole of India Yearbook should be studied, because सारो you'll find that questions can be asked, almost 5 to 7 questions every year India Yearbook से निकल ही आते हैं आपके GS के अंदर। वो तो अच्छी बात है, एक किताब से 5 से 7 क्वेश्चन आपके निकल के आ रहे हैं, राइट? बट पॉलिटी के लिए just these 4 chapters, okay? And then all the NCERT books which will not take more than 10-15 days, underline करके रख लो।
दैट इज ऑल यू नीड टू डू। और बच्चे एक बात देखो, अगर 12 से 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, if you are able to score more than 100%, you'll be able to score more than 90% if you do this. According to the protocol which I have designed for you people, which I have just told you about, जो हमने डिस्कस किया अभी, अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप करोगे, I am certain you will not fail back in prelims, provided आपने 30 मार्क्स तो ले लिए ना यहाँ से पॉलिटी से, अब बाकी 70 मार्क्स भी तो कवर करने हैं। बट इट्स easiest to get these 30 marks or at least 28, maybe 26, 90-95% marks when it comes to polity, on account of its very, very well-defined nature. It's not so well-defined for mains, but for prelims, this is a surefire fact. I hope this information was of value for you, and let's hope some of you join my classes, and I'll see you there also. Thank you very much.